कि जैसे कि सपोज डेट आप एक सड़क से जा रहे हैं, अब सड़क पे किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, अब वो सड़क पे गिर गया, अब वो बीचों बीच सड़क पे गिरा हुआ है या डिवाइडर पे गिरा हुआ है, तो सबसे पहला अपना काम क्या है कि उसको वहां से उठा के और साइड में लाना है। साइड में क्यों लाना है कि अगर मान लो आप सड़क के बीचों बीच उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे, जो कि आप यहाँ सीखेंगे आज, और पीछे से कोई दूसरा साधन आ रहा है जिसने भी ड्रिंक कर रखी हो और वो आपको भी साथ में उड़ा ले जाए, तो ऐसा नहीं हो। उस चीज को बचाने के लिए अपने को सबसे पहले यानी कि अपनी भी जान बचानी है और सामने जो आपके मरीज लेटा हुआ है जिसको आप बचाने के लिए आए हैं, आप उसकी भी जान बचाएं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सीन सेफ्टी। दूसरा पॉइंट इसमें मुख्यतः है चेक रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स आप कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट ये कोई पेशेंट है, ठीक है, अब ये ऐसे गिरा हुआ है, अब मेरे को जैसे पेशेंट को आपने सीधा ले लिया सड़क पे, अब आपको सीन सेफ्टी के टाइम क्या करना है कि सीन सेफ्टी जिस जगह आप कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जगह हमेशा सरफेस समतल होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं कि पेशेंट की गर्दन नीचे जा रही है, पैर नीचे जा रहा है। ये आपको सबसे मेन ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप उसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे, अगर वो सुपाई नहीं रहा तो चेस्ट कंप्रेशन आपके इफेक्टिव नहीं होंगे, और जब तक आप इसके अंदर इफेक्टिव सीपीआर नहीं दोगे, जब तक कि डेप्थ आपकी कम से कम 5 सेंटीमीटर तक नीचे नहीं जाएगी, तब तक वो सीपीआर कोई मायने के लायक नहीं है, यानी कि उस पेशेंट की जान नहीं बच सकती जब तक आप इफेक्टिव सीपीआर उसका नहीं करेंगे। तो दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया वो है चेक रेस्पॉन्स। अब इसमें रेस्पॉन्स कैसे चेक करना है, हो सकता है कि वो किसी दूसरी वजह से गिरा हो सकता है उसका शुगर लेवल कम हो गया हो सकता है उसको चक्कर आ गया जिस वजह से वो गिरा हो। अब इसके अंदर एक मानसिक चीज चेक करनी है जिसको अपन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं, जिसको आपने अगर नाम सुना हो तो GCS, ग्लासगो कोमा स्केल, जो कि हम लोग न्यूरो सर्जरी के अंदर काम में लेते हैं या न्यूरो आईसीयू के अंदर हम लोग उसको काम करते हैं। तो इसमें चेक रेस्पॉन्स कैसे करना है, जो आपकी शोल्डर है, शोल्डर के नीचे आपकी जो हड्डी दिख रही है जिसको आप कॉलर बोन बोलते हैं, इस कॉलर बोन के यहाँ से आपको पेशेंट को 3 बार टैप करना है। अब हो सकता है आपके सामने कोई बुजुर्ग हो सकता है कोई महिला हो सकता है कोई लड़की हो सकता है कोई लड़का हो सकता है कोई बच्चा हो। तो जिस हिसाब से आपको सामने पर्सन दिख रहा है उसकी उम्र के अकॉर्डिंगली आप उसका, अब नाम तो आपको उसका पता नहीं है कि संता है, बनता है, रमेश है, कुछ नहीं पता आपको ये पता है कि ये महिला है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है। तो आपको उसके एज के अकॉर्डिंगली उसका नाम प्रोनाउंस करना है कि जैसे कोई बुजुर्ग हो तो बाबूजी, कोई बच्चा है तो बेटा, कोई अंकल है तो उसके नाम से आपको 3 बार टैप करके उसको अनाउंस करना है ताकि वो सुन सके। तो कैसे करना है, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, केवल शोल्डर पे, और कहीं शरीर में किसी और दूसरी जगह नहीं, केवल शोल्डर पे आपको 3 बार टैप करना है। यदि पेशेंट आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है, रेस्पॉन्ड मतलब कि वो आपको हाँ हूँ कुछ ना कुछ आपको बता रहा है, तो इसका मतलब वो पेशेंट आपका ठीक है। और अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो थर्ड पॉइंट अपना क्या आता है, कॉल फॉर हेल्प, यानी कि आप अकेले हैं, आपको किसी न किसी मदद की आवश्यकता है, चाहे वो 108 एम्बुलेंस हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस हो, किसी भी तरीके व्हाटएवर, वो अपने को एम्बुलेंस बुलानी है कि आप अकेले उस चीज को मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि वो बंदा अभी अनरेस्पॉन्सिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। अब इसके अंदर भी एक और इश्यू आता है कि आप वहां अकेले हैं। अब कई बार क्या होता है, जब सड़क दुर्घटना होती है तो आसपास देखने वाले कई सारे लोग मिल जाते हैं जो कि काम कर कुछ करते नहीं, या तो वीडियो बनाएंगे या फिर वहां भीड़ में इकट्ठा करेंगे। तो अगर वहां आपके कोई ऐसी पब्लिक हो रही है तो या तो सबसे पहले आप उनको साइड में करिए क्योंकि वो काम डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, ठीक है ना, तो आप उनको साइड कर दीजिए। साइड करते हुए जैसे कि यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका गेस्चर पोस्चर अलग अलग है, सबकी शक्ल अलग अलग है, सबने ड्रेसअप जो पहन रखा है वो सबने अलग अलग। अब मेरे को इस पूरी भीड़ में से किसी एक पर्सन को बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगा कि साहब जिन्होंने ब्लू कलर की पगड़ी लगा रखी है सरदार जी, आप क्या करें, 108 एम्बुलेंस को फोन करें और उसको ये बोलें कि फला फला जगह पर एक एक्सीडेंट हो गया है और हमारे को इस जगह मदद की आवश्यकता है। उससे कि क्या रहेगा, अब मैं अगर भीड़ में इकट्ठा करके बोल दूंगा कि साहब एम्बुलेंस को फोन कर दो, तो 4 जने इधर जाएंगे 4 जने उधर जाएंगे फोन करने के लिए, फोन आएगा बिजी। तो किसी एक बंदे को आपको इंडिकेट करते हुए, उसकी शक्ल से, उसके ड्रेसअप से इंडिकेट करते हुए आपको उसको अनाउंस करना है कि सर या मैडम जो भी है वहां पे कि आप एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए। 3 पॉइंट अपना हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, सीन सेफ्टी, यानी जो दृश्य आपने देखा है उसको आपको सेफ बनाना है। सेकंड पॉइंट आपने देखा चेक रेस्पॉन्स, यानी कि आपको उसको चेक रेस्पॉन्स किया है, यानी कि उसका रेस्पॉन्स चेक किया कि क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। थर्ड आपने क्या किया है, कॉल फॉर
हेल्प, यानी कि आपने मदद के लिए गुहार लगाई है। अब चौथा पॉइंट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, चेक कैरोटिड पल्स। शरीर में एक ऐसी पल्स है अपने पास में जो कि जब तक आपका हृदय धड़क रहा है, जब तक आपकी हृदय के अंदर बीट है, तब तक वो कैरोटिड आपकी धड़कती रहेगी। जिस टाइम आपका हृदय बंद हो जाएगा उस टाइम आपकी वो कैरोटिड भी बंद हो जाएगी। और सबके पास दोनों साइड में कैरोटिड रहती है। तो अगर अपन को फील करना है तो कैसे फील करेंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट है आपके गले का, इससे जैसे ही आप 2 फिंगर नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको दोनों साइड में गड्ढा दिखेगा। इस गड्ढे में 2 फिंगर से आप टच करके देखिए, आपको एक नब्ज फील होगी। करिए सब अपने अपने 2 उंगलियों से, इस गड्ढे के अंदर आपको एक नब्ज फील होगी। इसी को कैरोटिड पल्स बोलते हैं। तो जब तक ये हृदय की गति चल रही है तब तक ये कैरोटिड आर्टरी आ रही है। ये आर्टरी है जिसके अंदर की शुद्ध ब्लड बहता है। वेन होती है उसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, ये कैरोटिड आर्टरी है जिसके अंदर की शुद्ध ब्लड बहेगा। तो ये तब तक चलेगी तब तक आपका हृदय चल रहा है। तो अब जैसे कि मान लो मैंने उसका कैरोटिड चेक किया, अब चेक कैरोटिड कितने सेकंड, अब हो सकता है आप उसको 15 सेकंड 20 सेकंड तक चेक कर, नहीं, मिनिमम 5 सेकंड और मैक्सिमम 8 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड के लिए आपको चेक करते हुए रहना है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा आप उसको चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो चेक करने के साथ साथ आपको 2 चीजें और करनी है। जैसे ही आप यहाँ चेक कर रहे हैं, आपका जो कान रहेगा वो पेशेंट की नाक पे रहेगा ऐसे, और आपकी जो आंखें रहेगी वो पेशेंट की छाती के ऊपर रहेगी। ऐसा क्यों करना है अपने को? हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जिसकी वजह से उसके कैरोटिड नहीं आ रही हो, लेकिन उसकी सांस चल रही हो किसी न किसी वजह से। हो सकता है गले में कोई खून के थक्के जम गए हो जिसकी वजह से उसका ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, है? हो सकता है कोई दूसरा कारण रहा हो जिसकी वजह से उसकी कैरोटिड ही नहीं आ रही हो, है? तो उसके बाद आपको क्या छाती ऊपर नीचे हो रही हो, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो चौथा पॉइंट आ जाता है आपका चेक कैरोटिड। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ चेक कैरोटिड अपन पल्स चेक कर रहे हैं तो आपको गिनती बोलनी है 1001, 1002, 1003, 1004, 1000। अब यहाँ 1 2 3 4 5 नहीं, 1 का मतलब 1 सेकंड नहीं हो गया। जब आप 1001 कंप्लीट बोलते हैं इसका मतलब होता है 1 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सेकंड में काउंट नहीं होता। 4 जैसे 1001 ये होगा 1 सेकंड। तो आप जैसे ही कैरोटिड चेक करेंगे तो आप बोलते हुए रहेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008। अगर आपको 1008 बोलने तक कैरोटिड फील हो रही है, इट्स गुड। अगर नहीं फील हो रही है तो आप वहां पर क्या करेंगे, स्टार्ट सीपीआर, यानी कि आपको चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू करना है। अब चेस्ट कंप्रेशन कहाँ देंगे? कई लोग पूरा साइड में देते हैं चेस्ट कंप्रेशन को, कई लोग कोई इस साइड में देते हैं, कई लोग पेट के अंदर देते हैं। नहीं, हमेशा क्या करना है, ये आपको निपल्स दिख रही है पेशेंट की, दोनों एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन मैंने गर्दन से यहाँ तक खींच दी बीच में, ठीक है, और एक लाइन मैंने यहाँ से ये जो निपल्स है इसके यहाँ पे खींचना है। तो जहां पर ये जो प्लस का पॉइंट बना है यही आपका मेन कंप्रेशन पॉइंट रहेगा, जहां पर आपको पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देना है। अब चेस्ट कंप्रेशन पेशेंट को कैसे देना है कि आपका जो वर्किंग हैंड है जिससे कि आप खाना खाते हैं या जिससे कि आप काम करते हैं वो हमेशा हाथ रहेगा नीचे। वो क्यों रहेगा? क्योंकि प्रेशर इसमें ज्यादा रहता है, ठीक है ना, पावर इसमें ज्यादा रहेगी। और सपोर्ट में आपका नॉन डोमिनेंट हैंड जो कि आप जिससे काम नहीं करते, नॉन डोमिनेंट आप उसको सपोर्ट में करेंगे। तो सबसे पहले ये हाथ सब अपना अपना ऐसे करिए, उसके बाद इस हाथ को इस उंगलियों में मिला दीजिए, और अब जैसे ही आप इस हाथ से इस उंगलियों को दबाएंगे तो ये हल्का सा ये वाला पोर्शन उभार करके आएगा अपने पास में। तो जैसे ही मैंने ये दबाया तो हल्का सा, जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो ये आगे की तरफ में एक हिस्सा निकल के आया, जो कि इस वाले जो प्लस पॉइंट अपन ने बनाया बीच में, यहाँ पर अपन इस हिस्से को रखेंगे। अब रखने के बाद नहीं, मैं राइट हैंड, ठीक है ना, तो ये मेरा राइट हैंड में डोमिनेंट, ये मैं इससे मैं खाना खाता हूँ, इससे मैं काम करता हूँ, तो ये मेरा हाथ नीचे रहेगा, इससे मैं सपोर्ट दूंगा नीचे। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ये हाथ उबार करके और मैं यहाँ बीचों बीच में रख दूंगा। अब उसके बाद क्या करना है, गर्दन मोड़नी नहीं है, शोल्डर मोड़ने नहीं है, और हाथ बीच में से मुड़ने नहीं चाहिए। पावर आएगी वो आएगी शोल्डर से।
अगर जैसे कि मान लो मैंने ऐसे सीपीआर कर रहा है तो भी वो इफेक्टिव सीपीआर नहीं होगा। जब तक आप पूरा यहाँ से उसका प्रेशर नहीं जाएगा तब तक वो पूरा का पूरा डेप्थ अंदर नहीं जाएगी। तो जैसे कि अपन काउंट करते हैं तो इसके अंदर रेशियो जो रहता है वो 30/2 का, यानी कि 30 बार आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 2 बार माउथ टू माउथ। अब आप लोग कहेंगे कि साहब कोरोना का ऐसा काल है कि जिस टाइम हम लोगों के मुंह में मुंह डाल के सांस उसको नहीं दे सकते, इस सब का सवाल रहेगा। तो या तो आपके पास में हैंडकरचीफ रहेगा किसी न किसी के पास में, और यदि आपको बहुत ज्यादा वैसा कुछ लग रहा है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा खून की उल्टियां हो रखी है, उसका फेस बहुत ज्यादा खराब है, आप उसको माउथ टू माउथ नहीं दे सकते, तो वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेशेंट का हार्ट लगाना है, बाद की बातें बाद में। तो सबसे पहले अपन को चेस्ट कंप्रेशन देना है, जैसे कि 1 2 3 4 मुंह से बोलते हुए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही ये 30 बार आपको पेशेंट लग रहा है कि आप इसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी नाक बंद करनी है। नाक बंद करने के बाद हल्की सी गर्दन ऊपर करनी है, क्योंकि जब तक आप गर्दन ऊपर नहीं करोगे तो आपका यहाँ से एयरवे क्लियर नहीं होगा। तो जब तक आप उसको एयरवे क्लियर नहीं करेंगे आपकी ऑक्सीजन मुंह में ही रह जाएगी, उसके फेफड़ों तक नहीं जा पाएगी। तो आपको गर्दन को हल्का सा टिल्ट करना है, इसको क्या बोलते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, यानी कि आपको गर्दन को नीचे किया है और थोड़ी को ऊपर किया है। क्योंकि एयरवे खोलने का तरीका है, जब पेशेंट को आप वेंटिलेटर पर डालते हैं तो उस टाइम ये मोड काम में आता है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, जिससे कि आपका एयरवे क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ इसकी नाक बंद करी, हल्का सा गर्दन इसका ऊपर किया और उसके बाद मैंने इसके मुंह में 2 बार ब्रीथ दी, उसके बाद वापस 30 बार कंप्रेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसा अपने को कितने बार करना है, 5 साइकिल करनी है 30-30 के। कितने साइकिल, 5 साइकिल। 5 साइकिल इसके होगा और 10 बार माउथ टू माउथ हो गया। तो यानी कि 5 साइकिल अगर अपन काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 120। तो 120 तो आपका चेस्ट कंप्रेशन हो गया, और सॉरी 100 तो आपका कंप्रेशन हो गया और 10 आपका माउथ टू माउथ हो गया। और ये कितनी देर में आपको करना है, विद इन 120 सेकंड के अंदर, 100 से 120 सेकंड के अंदर करना है, वरना वो भी इफेक्टिव सीपीआर नहीं कराएगा। तो जब आपका ये 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जैसा कि मैंने चौथे पॉइंट में बताया था, चेक कैरोटिड, आपको वापस से उसकी वो धमनी चेक करनी है कि वो आ रही है या नहीं। अगर वो आ रही है तो आप एम्बुलेंस का वेट कर सकते हैं, और वो नहीं आ रही है तो वापस से कोई सीपीआर वाली प्रोसेस आपको दोहरानी है। जब तक वो नहीं है, ऐसा कितनी बार अपन कर सकते हैं, ऐसे साइकिल आप 8 बार तक दे सकते हैं। एक पेशेंट को अगर अपन सोचें तो आप इसको 8 बार तक दे सकते हैं, 8 बार इसको कंप्रेशन दे सकते हैं। तब तक हो सकता है एम्बुलेंस कहीं से तो आ जाएगी। और एम्बुलेंस में आपको एक ऐसा मास्क देखने को मिलेगा, इसको भी आप एम्बू बैग बोलते हैं। ये क्या काम करता है, इसके अंदर ये पीछे लगा हुआ है रिजर्वायर बैग, इसके अंदर एयर रहती है, और कुछ ना, अगर आपके पास ऑक्सीजन कनेक्शन भी नहीं है फिर भी इस एम्बू बैग के अंदर वो कैपेसिटी है कि ये एक पेशेंट को जिंदा कर सकता है। इतना वो उसके अंदर ऑक्सीजन डाइवर्ट भेज सकता है कि वो एक पेशेंट को हाइपोक्सिक होने से बचा सकता है, यानी कि उसके अंदर शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने से उसको बचा सकता है। इसको पकड़ने का क्या तरीका है, अगर आपके पास में ये अवेलेबल है तो ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है ये इसकी ठोड़ी की तरफ रहेगा, ये वाला, ये ऐसे रहेगा, सबको दिख रहा है ये मास्क। इसको पकड़ने का क्या तरीका है, सी और ई, ये ऐसे इसको पकड़ना है, जैसे कि यहाँ गोला है ना, मैंने यहाँ इसको सी बना लिया, सी दिख रहा है सबको, ये सी दिख गया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ लगाऊंगा और ये जो मेरी तीसरी फिंगर है इसको आप जो के यहाँ पे, गर्दन के यहाँ पे नहीं, जो आपकी हड्डी दिख रही है लास्ट में जबड़े वाली, इस जबड़े वाली हड्डी से मैं पकड़ूंगा और जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये आपका हो गया हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, यानी कि मैंने गर्दन को तो नीचे किया और ठुड्डी को ऊपर किया, जिससे कि उसका एयरवे क्लियर हो गया। और जैसे ही मैं इसको फिर ऑक्सीजन दूंगा 1 2, इसका मतलब ये इसकी फेफड़ों तक इसके ऑक्सीजन किए जाए। तो ये अपना BLS का एक कॉन्सेप्ट है 5 पॉइंट का। यदि आप सब लोग इसे करेंगे तो अपन कहीं ना कहीं किसी न किसी पेशेंट की अपन जान बचा सकते हैं। और एक बार किसी पेशेंट की जान बचा के देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। ये ऐसा मेरा मानना है, तो मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट देखे हैं जिनका कोई